तो हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके आकाश भैया लेकर आ गए हैं यहाँ पे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इतना बेहतरीन तरीके से घोल कर पिला दूंगा आपके दिमाग में कि बैठ जाएगा हमेशा के लिए, और बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए इस चैप्टर से तुरंत उसका जवाब दे पाओगे। इतना सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, फ्लो में इस चैप्टर को मैं खत्म करने वाला हूं, समझ लीजिए। तो चलिए देर किस बात की करते हैं और टॉपिक को करते हैं हम लोग स्टार्ट। वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पेन वगैरह हम अच्छे तरीके से ले लेते हैं ताकि मजा आ जाए लिखने में। कलर की बात करें तो कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं व्हाइट कलर, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ब्लैक कलर सही है, ब्लैक कलर सही है। ब्लैक कलर को हमने चूज कर लिया। आप लोगों का ये चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। देखिए कितना मजा आ जाएगा आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। कभी भी नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को, फिर भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। आप देख सकते हो सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया हुआ है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। क्या उठाया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं दे रहा है, थोड़ा येलो कलर ले लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि नोट्स आपको बनाते चलना है। नोट्स आपको बिल्कुल बनाते चलना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसका बेहतरीन नोट्स होना चाहिए आप लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब कि रासायनिक वे अभिक्रिया हैं कि जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, और वो भी नया प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नया गुणधर्म होगा, उसका गुणधर्म अलग होगा। तो आपको जब भी पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप पेपर में लिखोगे क्या परिभाषा, कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये इसका क्या हुआ? परिभाषा। परिभाषा लिखने के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना जरूरी है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, बोला है पहला उदाहरण यहां पे, पहला उदाहरण यहां पे है कि हाइड्रोजन। ठीक है, पहला उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए हमने बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ हुआ, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ हुआ। टोटल कितने पदार्थ हुए? दो। और दो पदार्थ आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर दिया? जल का। ठीक है, तो उसका मैंने यहां पे लिखा हुआ है H2 प्लस O2। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर जल बनाया, जो कि क्या होता है? H2O होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? दो पदार्थ आपस में मिला, एक पदार्थ बना दिया। अब जो जल है, जल का गुणधर्म अलग होगा। जैसे यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का गुणधर्म अलग है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग है। ये आपस में मिलकर बनाया जल, और जल का एक नया गुणधर्म हो गया। मतलब इसका गुणधर्म अलग होता है। समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है। अब ये दोनों पदार्थ आपस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद किसका निर्माण कर दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो परिभाषा समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ। यहां पे तो दो ही हैं, दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना दे। कोई जरूरी नहीं कि एक ही आएगा प्रोडक्ट में, दो प्रोडक्ट भी उत्पन्न हो सकते हैं। समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इतना डिटेल में कोई आपको बताने वाला नहीं है। परिभाषा भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया यहां पे। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? कोई डाउट नहीं? नोट बना लीजिए। थोड़ा मैं यहां पे एसी को थोड़ा ऑफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि लाइट थोड़ा अप और डाउन हो रही है। तो एसी को हमने कर दिया ऑफ। पसीने में ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। यहां तक नोट कर दिया। इसका पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। कहां मिलेगा? टॉपर वाले एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मेरा आ गया है, जो कि टॉपर वाले, जैसे ही आप सर्च करोगे टॉपर वाले, मेरा एप्लीकेशन सामने आने वाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। वहां पे बिल्कुल जो पीडीएफ देखना ना फ्री में मिलने वाला है। अगला टॉपिक चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक आ गया। अब यहां पे हम अवस्था के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अवस्था।
देखिए अवस्था स्टेट सिंबल, सिंबल जानना बहुत ही जरूरी है अवस्था का, क्योंकि आगे रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो बहुत काम आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो अवस्था की हम बात करें तो देखिए जैसे ठोस, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। तो यहां से ठोस को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एस से, याद रखिएगा ठोस को हम किससे दर्शाते हैं, एस से। इसी तरह द्रव आता है, द्रव को हम बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड, इसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, ठीक है, किससे, एल से। तो जब भी एल किसी के आगे लिखा हुआ पदार्थ के सामने आ जाएगा, आप समझिएगा कि वो पदार्थ जो है वो द्रव है। और किसी पदार्थ के आगे अगर एस लिखा हुआ आ गया, आप समझिए कि वो जो पदार्थ है वो कैसा है, ठोस है। इसी तरह गैस, गैस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जलीय विलयन, ठीक है, उसको हम लोग एक क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका होता है एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए और क्यू से डिनोट करते हैं जलीय विलयन को। और एक आता है उष्मा, उष्मा को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इतना चीज आपको आना ही चाहिए इस चैप्टर में, समझ में आ गया। इसके बाद है प्रतीकों का अर्थ, प्रतीकों का अर्थ नोट कर लीजिए। देखिए जहां प्लस लिखा होगा आप समझ लीजिएगा कि अभिकारकों का मिलना। जब रिएक्शन हमने दिखाया आप लोगों को पीछे कि यहां पे हो रहा था कि H2 और प्लस O2 था, मिल के क्या बना रहा था, H2O बना रहा था। तो देखिए प्लस आ गया ना, तो इस प्लस का मतलब क्या होता है कि अभिकारकों का मिलना। ये जो दो अभिकारक हैं, ये अभिकारक आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो प्लस जैसे आएगा आप समझ लीजिएगा कि अभिकारकों का मिलना होता है। इसके बाद ये जो एरो आप देख रहे हो राइट साइड में जो एरो है, इसका मतलब होता है उत्पाद बनना। देखिए ये जो एरो है, एरो के बाद ये जो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो जब भी एरो आ जाएगा तो एरो के बाद जो भी प्रोडक्ट होगा उसको आप समझ लीजिएगा कि उत्पाद है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर एरो ऊपर की तरफ आ जाए, अगर एरो इस तरह ऊपर आ जाए, आप समझ लीजिएगा कि गैस निकलना, मतलब गैस निकल रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ H2 हाइड्रोजन जो गैस होता है उस पर एरो लगा होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके आगे भी यहाँ पे एरो लगा होता है। मैं रिएक्शन बहुत सारा कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एरो जब ऊपर लगा होगा आप समझ लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल रही है। इसके बाद एक एरो नीचे आता है इस तरह, अगर एरो नीचे आ जाए तो आप समझिएगा कि अवक्षेप बन रहा है, और अवक्षेप हमेशा ठोस बनता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर प्रोडक्ट में अवक्षेप बन रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उत्पाद में अवक्षेप बन रहा है, तो उस अवक्षेप के नीचे इस तरह का एरो लगा होगा और वह हमेशा ठोस होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टॉपर वाले एप्लीकेशन पे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है यहां पे कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बताइए। जैसे भोजन का पकना, जो भी आप खाना खाते हो डेली, आप देखते हो चावल खाते हो, तो चावल में क्या होता है कि पहले पानी डालते हैं, इसके बाद चावल डालते हैं, जब उसको बना लेते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट, जैसे हम लोग भोजपुरी भाषा में भात बोलते हैं, वो भात का निर्माण कर देता है। इसी तरह सब्जी देखते हैं हम, तो सब्जी में क्या होता है, आलू काटते हैं, प्याज काटते हैं, लहसुन काटते हैं, मसाला डालते हैं, ये सब प्रोडक्ट मिक्स कर कर हम लोग बनाते हैं सब्जी, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, सब्जी। तो वही करा भोजन का पकना, श्वसन, जो श्वसन लोग सांस ले रहे हैं, यह भी आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया ही है। दूध से दही बनना, जो दूध से दही बनता है, दूध होता है उसमें जोरन डाल देते हैं, दही का निर्माण हो जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, अभी हमने बताया था कि अगर मैग्नीशियम मतलब Mg है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि भोजन का पकना कैसा उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही बनना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, ये सब जो है वह रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण ही है। क्लियर, कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। नोट में यहां पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया अगर हो गई और आप सोचिए कि उसको भौतिक विधियों से पलट दें, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, दिख गया आपको, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों से पुनः अवस्था में नहीं ला सकते हैं। भौतिक विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे आप सोचिए कि वाष्पीकरण कर दें, ऊर्ध्वपातन कर दें, उपकेंद्रीकरण कर दें, तो इन विधियों से वापस हम ला नहीं सकते हैं।
जैसे अब चावल बना था तो हम पानी डाले, चावल डाले, भात बना। अब भात को हम क्या चावल और पानी अलग कर देंगे? कभी नहीं कर सकते इन भौतिक विधियों के द्वारा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसे भौतिक विधियों से हम पलट नहीं सकते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार बच्चों, इसको भी थोड़ा मैं अंदर कर देता हूं। गया अंदर। चलिए अब हम जानते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। हालांकि मैंने तुरंत पहले ही बता दिया था अभिकारक क्या होता है, लेकिन फिर भी आप पूरा नोट्स बनाते चलिए। अभिकारक किसे कहते हैं? बोला है इसका परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया कर कर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो भाग लेता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अभिकारक। अब वो अभिकारक आपस में मिलकर नया प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक समझ आ गया आप लोगों को? अब एग्जांपल लेके समझा दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद किसे बोलते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल से एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, अब यहां पे मैग्नीशियम है और यहां पे क्या है आप लोगों को? ऑक्सीजन। हमने एक बात अभी प्रतीक के बारे में डिस्कस किया था कि बीच में प्लस आ गया, तो प्लस का काम ही होता है अभिकारिकों का मिलना। मतलब यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं रिएक्शन से पहले, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक हो गए। क्लियर है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए मेरे प्यार बच्चों। क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और ये अभिकारक आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह क्या हो गया? उत्पाद हो गया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको ही उत्पाद कहते हैं। क्लियर हो गया? अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, एग्जाम्पल भी हो गया। अब क्या चाहिए आप लोगों को? क्लियर है? पीडीएफ मिल जाएगा ना आप लोगों को? मैंने बताया प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है टॉपर वाले, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूं मैं। इसके बाद आइए यहां पे, अब है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा कुछ ना कुछ परिवर्तन पक्का होगा। अब किसमें परिवर्तन होगा इस बात को जान लेते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसके बाद रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, काला से लाल हो जाएगा, लाल से भूरा हो जाएगा। और अवस्था का मतलब सॉलिड, जैसे ठोस से गैस बन जाएगा, गैस से द्रव बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के थ्रू एक एक पॉइंट में बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद तापमान में परिवर्तन होता है, इसके बाद गैस का उत्सर्जन होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो ये सारा चीज होने की संभावना है, ये सब होगा पक्का। या तो अवस्था में ही परिवर्तन हो जाए, या तो रंग में ही परिवर्तन हो जाए, तो तापमान में ही परिवर्तन हो जाए, तो गैस का उत्सर्जन। एक एक एग्जांपल लेके पढ़ाते हैं। देखिए एसी हमारे पास है लेकिन लाइट थोड़ा कम है, लेकिन मैंने उसको ऑफ कर दिया। पसीना इतना आ रहा है, गर्मी आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। बस आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए पूरा का पूरा साइंस मैथ पूरा खत्म कर देंगे, हर एक सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा। आपको मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बहुत मजा आएगा। समझ में आ गया? अब एक एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। अब कैसे होगा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए अवस्था में परिवर्तन, अब अवस्था में परिवर्तन होगा तो अब ध्यान देखिए एक उदाहरण, जैसे यहां पे हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन, जो कि गैस है, जो कि क्या है? गैस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्शन किया, गैस और गैस मिलकर आपस में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? H2O, जल बनाया, जल का निर्माण किया। अब ये जल क्या है? L, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या हो गया? द्रव। तो गैस से द्रव हो गया, तो वही कहा है कि अवस्था में परिवर्तन, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो भाई अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आपके सामने है, गैस से लिक्विड बन गया। एक एग्जांपल और देखिए यहां पे, मैग्नीशियम कैसा है? सॉलिड। ऑक्सीजन कैसा है? गैस। अब सॉलिड और गैस दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया? MgO, सॉलिड बना दिया। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, कि यहां पे सॉलिड और ऑक्सीजन आपस में मिला, बना दिया MgO, जो कि कैसा है? सॉलिड। तो समझ में आ गया ना कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। अब आया रंग में परिवर्तन, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। इस तरह करते करते सबका देख लेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई होता है। ठीक है, सिर्फ बताने से नहीं होता है, उसको दिखाने से भी होता है। जैसे रंग में परिवर्तन की अगर हम बात करें
उदाहरण है मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना। जैसे आप देखिए यहां पे है मैग्नीशियम, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना। अब ध्यान दीजिए रंग परिवर्तन कैसे हुआ, देखिए जो मैग्नीशियम था, पर जब आप मैग्नीशियम जब लेंगे अपने हाथ में तो बिल्कुल देखिएगा चांदी सफेद जैसा होगा, एकदम चांदी के जैसा सफेद दिखेगा। जब मैग्नीशियम अपने हाथ में लेंगे चांदी के जैसा सफेद दिखेगा। जब उसको जलाना स्टार्ट करेंगे, जैसे जला देंगे, जलाने के बाद जब उसको देखेंगे तो वह कैसा दिखेगा, वह सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर दिखेगा। मतलब रंग में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले वो तो चांदी के सफेद जैसा दिख रहा था, जब उसको हमने जला दिया तब वो सिर्फ सफेद दिखने लगा, तो रंग में भी परिवर्तन हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कापर पर काली परत बनना। जैसे कापर है और ऑक्सीजन है, कापर को जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कापर ऑक्साइड का निर्माण किया। अब रंग में कैसे परिवर्तन हुआ देखिए, तो रंग में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो पहले जब कापर हम लोग लेंगे तो कापर कैसा होता है, लाल भूरा होता है। जब कापर देखिएगा ना, कभी शुद्ध कापर देखेंगे, जब कॉपर को कॉपर निकाल के जब देखेंगे जलाने से पहले वो कैसा होगा, लाल भूरा तांबा की तरह होगा। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, उसको जलाने के बाद देखिएगा उस पर काली परत चढ़ जाएगी। तो पहले कैसा था, लाल भूरा, अब कैसा हो गया, काला हो गया। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा था उसको मैंने बता दिया, रंग में परिवर्तन हो रहा था इसको भी मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखेंगे तापमान में परिवर्तन। क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है देखिए, तो उदाहरण समझिए, बोला है कि चूने का बुझना, चूने के बुझना जो है एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जांपल हम लोग पहले समझिए कि आखिर में तापमान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो चूने का बुझना, जैसे यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड है, देखिएगा कभी पहले क्या होता था, घरों को हम लोग रंगने के लिए चूना लाते थे मार्केट से। अब चूना हम लोग किसी बाल्टी में रख देते थे और चूना रखने के बाद उसमें हम लोग पानी मिलाते थे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, मार्केट से जो चूना करके आते हैं ना उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और उसमें हमने क्या मिला दिया, जल मिला दिया। जल जैसे आप मिलाइएगा देखिएगा खौलने लगेगा। खौलने मतलब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसमें इतना तेज ऊष्मा आएगा, देखिए इतना तेज उसमें से ऊष्मा निकलेगा कि आप हाथ उसमें डालिएगा ना, हाथ में जल जाएगा आप लोगों का। तो भाई तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है ना। मार्केट से हमने लेके आया तो सिंपल बिल्कुल उसका एकदम ठंडा तापमान था, जैसे उसमें पानी डाल के रिएक्शन किया, देखा कि बाप रे बाप, मारे उष्मा ही निकल रहा है इतना। मतलब कि तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद देखिए तापमान में परिवर्तन क्या हो रहा है, तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, अभी मानूंगा नहीं, पूरा तोड़ निकाल के यहां बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना जो होता है वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है, मैग्नीशियम का जलना। देखिए जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा, जब मैग्नीशियम को जलाइएगा देखिएगा इतना ज्यादा वहां पे चिंगारी एकदम ज्वाला जैसा धधकेगा, मतलब उष्मा उसमें से ज्यादा निकलेगी। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा लेकिन उसमें इतना उष्मा जनरेट होगा, मतलब कि बहुत अधिक उष्मा और तेज सफेद प्रकाश निकलता है। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रहा है। तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, नोट कर लो। चलो अब देखेंगे गैस का उत्सर्जन, कि क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस का भी उत्सर्जन होता है, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो बिल्कुल होता है, उदाहरण में जैसे जस्ता, ठीक है, जिंक जिसे बोलते हैं। तो जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, देखिए अभी देखिए क्या अभिक्रिया हमने किया कि यहाँ पे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया हमने किया, तो जिंक क्लोराइड बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन बना। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे हाइड्रोजन और एरो ऊपर की तरफ, अभी हमने बताया प्रतीक में कि एरो अगर ऊपर की तरफ है समझ लीजिए कि गैस निकल रहा है, मतलब इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्सर्जित गैस कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन। मतलब आपको समझ में आया ना कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस का भी उत्सर्जन होता है, जो कि आपकी सामने देख लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसी प्रकार अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग अपघटन करते हैं, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट करते हैं, जब इसको हम लोग हीट करेंगे उष्मा देकर तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा। अब देखिए CO2 के आगे एरो ऊपर है, मतलब जब ये रिएक्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, मतलब गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। उत्सर्जित गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
तो बस बताने का मतलब मकसद यही था मेरा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें, गैस का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को? एग्जाम्पल के थ्रू पीडीएफ आपको मिल जाएगा टॉपर वाले एप्लीकेशन पे। चलिए आइए, अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मतलब रासायनिक समीकरण पहले क्या होता है यहाँ पे कि सिंपल लिखा होता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, ये आपको एक लैंग्वेज दे देगा। इसको आपको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। अब रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं तो वही परिभाषा बताया है, उसके प्रतीक से उसको डिनोट कर देंगे। अब प्रतीक से जब डिनोट करेंगे और उसके आगे उसकी भौतिक अवस्था भी लिखेंगे कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल आपको सिर्फ कोई बोल देगा कि मैग्नीशियम रिबन का वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, सिर्फ आपको कोई बोलकर चला जाएगा और कहेगा कि सुनो इसको रासायनिक समीकरण में लिखो, तो आप कहोगे कि रासायनिक समीकरण में लिखना है मतलब इसका प्रतीक लिखना है, ठीक है, उसका सूत्र के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था लिखना है, यही तो होता है। देखिए जैसे बोला कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, आप कहोगे कि Mg। अब Mg जो है वो मैग्नीशियम हो गया, उसका प्रतीक हो गया। मैग्नीशियम कैसा है उसका भौतिक अवस्था भी लिखना है, मतलब मैग्नीशियम सॉलिड है, इसलिए हमने S लिखा। कह रहा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए इसको, मतलब O2 हमने ले लिया। ऑक्सीजन को हम लोग उसका ऑक्सीजन का प्रतीक, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, तो हमने O2 ले लिया। अब O2 की भौतिक अवस्था क्या है, मतलब O2 जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है उसकी भौतिक अवस्था गैस होता है, तो यहां पे हमने G लिखा। अब ये जब रिएक्शन किया तो MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वही बोला ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है MgO। अब MgO कैसा है उसकी अवस्था कैसा है, सॉलिड है, तो इसलिए हमने S लिखा। तो आज की बात याद कर लो, कोई भी आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं, तुरंत जवाब दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है और रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक मतलब सूत्र और उसके भौतिक अवस्था से डिनोट किया जाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? देख रहे हैं ना पसीना कितना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मेहनत इसी तरह करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आप भी कीजिए कि टॉकी आप बिल्कुल साइंस में 95-90% लेकर आए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब बोला है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित नहीं होता है, संतुलित होता है, यहां पे हो जाएगा संतुलित, ठीक है, कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब ये जितना चार आपको रासायनिक समीकरण दिख रहा है इनको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ये तो रासायनिक समीकरण हो गया, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे ये सीखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो बोला है यहाँ पे कि ये जो रासायनिक समीकरण दिया है इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। अब संतुलित करने का नियम क्या है, देखिए संतुलित आखिरकार हम क्यों करते हैं, तो संतुलित करने का नियम यही है कि यहाँ पे एरो के इस साइड जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं, पदार्थ दिख रहे हैं, ये सब क्या है, अभिकारक, और एरो के उस पार जितने हैं वो क्या है, यहाँ पे उत्पाद। अभी जस्ट हमने बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पे ध्यान देना यह है कि अभिकारक के तत्वों के जितने भी परमाणु संख्या होगा वो उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर आपने बराबर कर दिया समझ लीजिए आपका रिएक्शन, आपका जो समीकरण वो संतुलित हो गया। मेन चीज है तत्वों के परमाणु जो संख्या उसको हमें बराबर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, अब यहां पे इनको अलग अलग लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले पदार्थ को जो है HNO3 उसका अलग पेयर बनाएंगे, फिर यहां पे जो है इसका अलग पेयर बनाएंगे और उत्पाद का अलग बनाएंगे। इसके बाद मैं नियम बताता हूं कैसे इसको संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पे 1। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, यहाँ पे 3। एक पेयर बन के रेडी हो गया, देखिए कितना जल्दी। नीचे बात करें यहाँ पे कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे देखिए OH, OH के बाद होल ट्वाइस है, तो याद रखिएगा कि O के आगे कुछ नहीं होता तो एक छिपा होता है। हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है तो उसके आगे भी एक छिपा होता है, और उसके बाद होल ट्वाइस है। तो अगर हम ऑक्सीजन का लिखें
तो ऑक्सीजन के आगे एक है, एक के आगे होल ट्वाइस है, तो एक की मल्टीप्लाई दो में होगा, तो एक की मल्टीप्लाई दो में होगा, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, दो। इसी तरह हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के आगे क्या है, एक छिपा हुआ है, एक की मल्टीप्लाई दो में होगा, मतलब हाइड्रोजन भी कितना हो गया, दो। क्लियर हो गया, ये पेयर बन गया किसका, अभिकारक का। अब हम इधर उत्पाद का बनाएंगे, तो उत्पाद का पहला पेयर लेते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम की संख्या कितना है, एक, आप एक लिखिएगा। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे एक छिपा है और एक का मल्टीप्लाई इस दो में होगा, तो मतलब नाइट्रोजन कितना हो गया, दो। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आगे तीन है, लेकिन तीन के आगे यहाँ पे होल ट्वाइस है, तो तीन की मल्टीप्लाई दो में होगा, मतलब ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 6। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या हो गया 1। अब हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। चलिए देखते हैं, संतुलित करते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है कि अभिकारक के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या और उत्पाद के जितने तत्व हैं उनके परमाणु संख्या को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो हाइड्रोजन यहां पे एक, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहां पे, एक, और यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया, दो। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे एक और हाइड्रोजन यहां पे कितना हो गया, दो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, दो की मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे में मल्टीप्लाई होगा, मतलब दो को गुणा एक में होगा, अब हाइड्रोजन हो गया दो, एक गुणा दो में होगा, मतलब नाइट्रोजन भी हो गया दो, और ऑक्सीजन कितना हो गया, तीन दूनी के 6। अब देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहां पे दो और हाइड्रोजन इसका दो, दो और दो मिलकर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, सिर्फ दो ही है, मतलब इसको 4 बनाने के लिए इस वाले में भी हमें दो का गुणा करना पड़ेगा। तो अब दो दूनी के 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और दो को गुणा एक में होगा तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखते हैं, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 और 2 टोटल इधर हो गए 4, इधर हाइड्रोजन हो गया आपका 4, बिल्कुल बराबर है, ठीक। नाइट्रोजन यहां पे 2, इधर नाइट्रोजन 2, बराबर है, ठीक। ऑक्सीजन इधर 6, ऑक्सीजन 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन 6 और 2 कितना हो गया, 8, बिल्कुल सही है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ठीक है, बिल्कुल संतुलित हो गया। इसको लिखोगे कैसे, तो इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई किए हो, मतलब इसके आगे 2 जुड़ जाएगा, इसके आगे 2 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आप लोग 2 जोड़ लीजिएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2HNO3 प्लस ये आपका क्या है, CaOH होल ट्वाइस। इसके बाद एरो का चिन्ह लगाओगे, फिर हमने इसमें किया ना, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका CaNO3 होल ट्वाइस और प्लस इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके आगे 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O। लो भाई, हो गया संतुलित। 2 यहां पे लगाना है, 2 वहां पे लगाना है, यही इसका नियम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसको संतुलित करना है, चलिए करके देख लेते हैं। Na, ठीक है, सोडियम, सोडियम कितना है, एक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, एक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, एक। लो भाई, एक पेयर बन के हो गया रेडी। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या वहां पे कितना है, 2। यहां पे आपका सल्फर, सल्फर का कितना है, एक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आ गया, 4। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम कितना है यहाँ पे, 2। सल्फर कितना हो गया यहाँ पे, 1। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया 4। ठीक है, एक पेयर नीचे वाला बनाएंगे इसका। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, 1। लो भाई, संतुलित करना है, चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 2, मतलब इसको 2 करने के लिए 2 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 एकम 2, ये भी हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब में मिलाते हैं, मतलब सोडियम हो गया 2, इसमें भी सोडियम हो गया Na2, ऑक्सीजन हो गया यहां पे 2 और यहां पे 4, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और यहां पे ऑक्सीजन हो गया 1, 4 1 5, मतलब इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा तभी तो ये 2 होगा, तो ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन ये 2 मिलकर हो जाएगा 6। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो इसलिए इसमें हम 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2। क्लियर है, अब मिलाइए, Na2 बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4, 4 और 2 मिलके कितना होता है, 6, मतलब इधर ऑक्सीजन 6 हो गया,
इधर ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 2, 6 हो गया। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन 2, 2 2 मिलके 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन 4 है। सोडियम 1, सोडियम 1, बिल्कुल संतुलित हो गया। करना क्या था हमें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करना था तो 2 इसके आगे जोड़ दो, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करना था तो 2 इसके आगे जोड़ दो। लो भाई संतुलित हो गया, मतलब 2 इसके आगे जोड़ना है, 2 इसके आगे जोड़ना है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला कह रहा है कि इसको संतुलित करके दिखाइए। चलिए देखते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। Na NO3 NO3 Ag Ag Cl Cl। लो ये तो ऑलरेडी संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है। चलिए आगे देखिए ये वाला कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, उसी तरह करना है। चलिए देखते हैं। बेरियम तो Ba1, क्लोरीन Cl, क्लोरीन कितना हो गया इधर 2। लो भाई इसके बाद यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 2। ठीक है। सल्फर ये हो गया 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, देखो कितना फास्ट हो रहा है। इसी तरह इधर बेरियम, बेरियम हो गया 1, सल्फर, सल्फर हो गया यहां पे 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया यहां पे 4। क्लियर है, एक पेयर नीचे बनाते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 1, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया 1। लो भाई संतुलित करना है, चलिए करते हैं। अब डायरेक्ट आप देखिए यहां पे हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। अब मिला लो, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। लो भाई संतुलित। सिर्फ इसमें 2 की मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया भाई कंप्लीट। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इतना डीपली कोई आपको बताएगा नहीं। चलिए आगे, आगे है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभी हमने बताया ना कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ती है कि उसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो वही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है, अभिकारक, एवं उसके बाद क्या होता है, उत्पाद। तो वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके बाद उत्पाद। प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब जितना भी परमाणु है, जितना भी वहां पे तत्व था, उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। वही तो हम लोग काम कर रहे थे। और बोला कि इसमें दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे, मतलब जैसे उसको संतुलित करोगे, जैसे तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर करोगे तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है, समझ लीजिए। आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे संयोजन। संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकलन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोनों अभिक्रिया एक ही होता है, नाम बस अलग अलग है, इसलिए संयोजन या संकलन अभिक्रिया हमने लिख दिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है उसको जानते हैं। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि संयोजन अभिक्रिया वही होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, मतलब सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करें, उन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वही बोला है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाए। देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग क्या हो गए, 2 अलग अलग अभिकारक हो गए, और 2 अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाया है, H2O जल। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये 2 अभिकारक हो गए, ये दोनों अभिकारक आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मतलब सिर्फ एक ही उत्पाद बनाया है। इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। मतलब यहां पे अभिकारक 2 हो, चाहे 2 से अधिक हो, 4 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उत्पाद सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो वही बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करें। मतलब इधर जो पदार्थ होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आएगा, तो जितना भी प्रोडक्ट इधर आएगा वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कर लो। इसे बोलते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया।
इसी तरह वियोजन, वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, या तो कभी कभी वियोजन अभिक्रिया पूछ लेता है या तो कभी कभी अपघटन अभिक्रिया पूछ लेता है, दोनों चीजें कही है। तो वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। वो क्या कर रहा था कि दो चार मिलकर एक बना रहे थे, और ये क्या करेगा, एक ही रहेगा उसको तोड़कर अनेक बना देंगे। मतलब एक को तोड़िए अनेक बनाइए, उससे बोलते हैं वियोजन। मतलब बोला है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। आ गया कि एक अभिकारक, बोला है ना कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन क्रिया। देखिए एग्जांपल हम समझा लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे हमने उसको हीट किया, उष्मा दिया, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। मतलब एक अभिकारक है, उसको मैंने उष्मा दिया, अब वो टूटकर दो उत्पाद बना दिया। दो बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर अभिकारक सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब एक अभिकारक टूटकर अनेक उत्पाद बना दे, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। लेकिन याद रहे कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से हो जाती है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। मतलब कि अगर वियोजन अभिक्रिया कराना है तो हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, या तो विद्युत धारा की जरूरत पड़ेगी, या तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके वह उत्पाद के रूप में टूट सकता है। मतलब 3 प्रकार का होता है: एक ऊष्मीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन। तीनों को अलग अलग करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं या ऊष्मीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि अभिकारक का, जो एक अभिकारक है, अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब कोई एक अभिकारक है, उस अभिकारक को हमें प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन उस अभिकारक को हम लोग ऊष्मा देकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऊष्मा देकर रिएक्शन कराकर हम लोग उत्पाद बना रहे हैं, तो वह जो रिएक्शन कहलाएगा ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा या ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा देकर हम रिएक्शन को करा रहे हैं। जैसे यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हमने ऊष्मा दिया, क्या दिया, ऊष्मा देकर हमने इस रिएक्शन को पूरा किया, तो समझिए ये क्या कहलाएगा, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार विद्युत वियोजन, मतलब इसमें विद्युत की जरूरत पड़ेगी। मतलब विद्युत धारा, यहां पे धारा होगा, सही कर लीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, मतलब होने वाला वियोजन को ही हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे H2O जल है, जल है एक अभिकारक, इस अभिकारक को हमें रिएक्शन कराना है, लेकिन रिएक्शन कराने के लिए हमें विद्युत धारा की आवश्यकता है। तो विद्युत धारा देकर हमने रिएक्शन को पूरा कर दिया, जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दिया। तो हालांकि ये तो हो रहा है आपका कौन सा, वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, लेकिन कौन सा वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन, क्योंकि इसमें विद्युत की आवश्यकता हो रही है, इसलिए विद्युत वियोजन हो गया। समझ में आ गया, नोट कर लो। अब आएगा प्रकाशीय वियोजन, इसमें प्रकाश की जरूरत होगी, और क्या कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे AgCl है, AgCl अभिकारक है, इसे हमें Ag और क्लोरीन के रूप में तोड़ने के लिए हमें प्रकाश की ऊर्जा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी ये जाके रिएक्शन पूरा होगा। तो भाई सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ी है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता पड़ा है। अब वियोजन मतलब एक अभिकारक टूटा है, दो उत्पाद बनाया है, ठीक है, क्लियर है। और एक और कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में भी प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है, इफेक्ट चीज है। इसके बाद आगे आते हैं, देखिए अब है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, अब देखते हैं विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापन कर देता है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको विस्थापित कर देगा, कहेगा हटो हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं। अब क्रियाशील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सक्रियता श्रेणी जाके सर्च कर लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी में आपको मालूम चल जाएगा कि कौन तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व है। लेकिन एग्जाम्पल समझिए कि बोला है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे आयरन हुआ, मतलब लोहा, और ये आपका कापर, ठीक है, इसको हम बोल देंगे कापर सल्फेट, ठीक है। अब हमने रिएक्शन किया, अब देखिए ये जो Fe है, तो लोहा जो है वो कापर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो लोहा जो है कापर से अधिक है, तो कहेगा कि ये कापर तुम हटो यहां से, सल्फेट के साथ से हटो, तो कापर इधर तो हो गया बेचारा अकेले।
अब ये क्या करेगा, लोहा कहेगा हटो हम तुमसे मिलेंगे, ठीक है। तो Fe जो है SO4 के साथ मिल गया, तो ये हो गया लोहा सल्फेट, ठीक है। और कॉपर को अलग कर दिया। तो वही बोला ना कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके यौगिक में से उसको हटा के कहा कि बाहर जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला हो गया आप लोगों का कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसे हम लोग देखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, आयन मतलब प्लस और माइनस, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो। देखिए अब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हमने कराया बेरियम क्लोराइड से, तो ये बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, आयनों के आदान प्रदान से बना है। कैसे समझिए, जैसे Na तो सोडियम क्या होता है प्लस, अब यहां पे क्लोरीन क्या हो गया माइनस। अब ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा, कहेगा आओ हम लोग कंबाइंड हो जाते हैं, तो बना दिया NaCl। इसी तरह यहां पे देखिए SO4 क्या होता है माइनस और बेरियम क्या होता है प्लस, अब ये दोनों आपस में जुड़कर बना दिया यहां पे बेरियम सल्फेट। तो आयनों के आदान प्रदान से जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो बार अभिक्रिया हुई, एक तो हुआ इसके साथ, एक हुआ इसके साथ, दो बार अभिक्रिया हुआ, लेकिन आयनों के आदान प्रदान से हो रहा है, तो हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अब है आप लोगों का कि इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, हाँ। अब है कि अपचयन और उपचयन, कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और यहां बोला है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, कि उपचयन और अपचयन, बोला इधर क्या आप लोगों का रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए जानते हैं क्या होता है यह। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे अपचयन किसे कहते हैं। क्या देखेंगे कि अपचयन किसे कहते हैं। तो पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, आप समझ जाइएगा कि वो उपचयन अभिक्रिया है। जैसे देखिए यहां पे यह आपका कार्बन, कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की देखिए यहां पे वृद्धि हो गया, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा उपचयन। कभी कभी कुछ रिएक्शनों में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, वो भी उपचयन ही अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ये दोनों ही क्या कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद आता है अपचयन, अपचयन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, मतलब हाइड्रोजन अब जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होगा। जैसे देखिए MgO, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन हट गया, मतलब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब अपचयन हो गया। या तो हाइड्रोजन जुड़ जाता तब भी आप लोगों का अपचयन हो जाता। क्लियर। तो उपचयन अपचयन दोनों क्लियर हो गया विथ एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी कभी पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया, या तो पूछ लेता है कि उपचयन अपचयन। मतलब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया तभी होगी जब उपचयन अपचयन दोनों साथ में हो जाएं। जब कोई रिएक्शन होगा उसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, समझ जाइए कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक तो उपचयित होगा तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो उसे हम लोग उपचयन और अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर और जल बना दिया। अब ध्यान सुनिए, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यहां गया ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी कमी हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गया कमी हो गया। और यहां पे देखिए हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हुआ जुड़ गया, तो एक उपचयित हो रहा है एक अपचयित हो रहा है, एक में ऑक्सीजन हट रहा है एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब एक अपचयन हो रहा है एक उपचयन हो रहा है। तो अपचयन उपचयन जब दोनों साथ में होने लगता है तो आप समझ लीजिए कि उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं।
समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के थ्रू पूछता है संक्षारण किसे कहते हैं। तो जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाती है। कोई भी धातु है, दुनिया की कोई भी धातु, उसको छोड़ दीजिए इसी तरह, अगर वह वायु के संपर्क में आ गया, पानी के संपर्क में आ गया, अम्ल के संपर्क में आ गया, उसका नष्ट होना कंपलसरी, वो नष्ट होगा ही होगा, भले धीरे धीरे हो लेकिन होगा जरूर। तो वही कह रहा है कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह धातु संक्षारण होने लगती है। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा है, लोहा को छोड़ दो बिना पेंट किए हुए, लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो धीरे 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 उस पर जंग लगना चालू हो जाएगा, फिर कमजोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसलिए हम लोग उसको बचाने के लिए पेंट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरित परत चढ़ना, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण कैसे होता है कि जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है तो संक्षारण होना चालू हो जाता है। अब आया विकृत गंधिता किसे कहते हैं, कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित तो हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो जब कोई तैलीय पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उसका रंग, गंध सब क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे, एग्जांपल समझिए। कह रहा है कि तैलीय खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स है, आप कुरकुरा है, ये सब देखिएगा पैकेट में आता है, और पैकेट में जब आता है ना तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर के आता है। नाइट्रोजन गैस भरकर और उस प्रोडक्ट का चिप्स वगैरह को डालकर उसको पैक कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन के साथ कोई भी चीजें रिएक्शन नहीं कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए वो खराब नहीं होती हैं। जैसे उसको मार्केट में खरीद कर लेकर आएंगे, फाड़ेंगे, फाड़कर 2-4 चिप्स खाकर 5-10 चिप्स उसी में छोड़कर फेंक देते हैं, सोचेंगे चलिए परसों खाएंगे। अब 4 दिन बाद जब उसको खाइएगा ना, देखिएगा उसका स्वाद, गंध, रंग सब बदल जाएगा। किस लिए बदला, क्योंकि जब हमने फाड़ा उसको तो हवा निकला, मतलब नाइट्रोजन गैस तो बाहर आ गया, और ऑक्सीजन गैस उसके साथ रिएक्शन करके उसका रंग, गंध और स्वाद को क्या किया, चेंज कर दिया। समझ में आ गया आप लोगों को, उसी बोलते हैं विकृत गंधिता। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों। चलिए अब देखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पूछता एग्जाम में। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के बाद क्या होता है, उत्पाद आता है। तो उत्पाद के साथ साथ अगर ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, तो समझ जाइए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे एग्जांपल में मीथेन, जो बोला ना प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मीथेन है, मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मीथेन को देखिए जब भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा तो बनेगा, लेकिन उसमें ऊष्मा भी बहुत तीव्र गति से निकलेगी। तो देखिए प्रोडक्ट, ये सब क्या है, उत्पाद, उत्पाद के साथ ऊष्मा आ गया, अब समझिए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब आ गया यहाँ पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब कोई एक अभिकारक है, उस अभिकारक को हमें तोड़ना है उत्पाद के रूप में, तो उस अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब ऊष्मा की आवश्यकता अगर होगी, चाहे वह ऊष्मा के रूप में उसे मिले, चाहे वो प्रकाश के, चाहे विद्युत ऊर्जा के रूप में उसे मिले तोड़ने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो ऐसे नहीं टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ना है तो भाई आपको बहुत अधिक मात्रा में उसे गर्म करना पड़ेगा, हीट की जरूरत पड़ेगी। खुद उसको खौलाएंगे पानी देकर, मतलब उसको आग लगाकर खौलाएंगे, मतलब उसमें क्या देंगे, उष्मा देंगे। जब उसमें उष्मा दीजिएगा तब जाकर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। तो उष्मा की जरूरत पड़ी ना अभिकारक को तोड़ने के लिए, मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म, कहानी हो गया बिल्कुल खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को इतना शानदार तरीके से हमने समाप्त किया, इतना शानदार तरीके से समाप्त किया कि अब आपको क्या ही बताया जाए। पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया। वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।